नमस्कार दोस्तों। आज क्लास में मैं व्याकरण के बारे में आपको पढ़ाना चाहूँगी कि आखिर व्याकरण होता क्या है। तो डीएसएसबी के जितने भी टॉपिक्स हैं, हम अगर मैं सिलेबस में देखना चाहूँ तो हमें एक एक करके सब टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम अच्छे से उसे समझ पाएंगे। तो इसी तरह से आज की क्लास में मैं आपको व्याकरण के बारे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो व्याकरण तो हमने सामने पहले समझा कि आखिर व्याकरण बनता कैसे है। यानी कि अगर जैसे मैंने बताया था आपको, हिंदी जो है वो किस लिपि से बनी थी? देवनागरी लिपि से। ठीक है, देवनागरी लिपि से हिंदी का निर्माण हुआ था। यानी कि हम किस हिंदी को उसमें लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और अगर मैं बात करूं वर्ण की, जैसे कि व्याकरण आखिर बना कैसे था। जब मैं वर्ण की बात करती हूँ, वर्ण का मतलब क्या होता है? एक स्वतंत्र इकाई जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे क ख ग घ ढ, इसको अगर मैं स्वतंत्र रूप से लिखती हूँ तो क्या होगा? क ख ग घ, इसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? वर्ण होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब वर्ण के बाद क्या आता है? शब्दांश। अधिकतर लोग कहेंगे कि वर्ण के बाद शब्द आएगा, पर मैं आपको बता दूं, शब्दांश क्या होता है कि जब भी, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय छोटे दो अक्षर होते हैं, लेकिन अगर वो किसी के आगे या पीछे लगे तो वो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो शब्दांश भी वही होते हैं, जब दो अक्षर जिसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, लेकिन जब वो किसी भी शब्द के आगे या पीछे लगकर उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में हमारे सामने आते तो वो शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। इसके बाद क्या है? शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द, जैसे कि अब शब्दांश के बाद शब्द क्या होगा? शब्द वो स्वतंत्र इकाई है जहां पर क्या होता है? एक निश्चित अर्थ निकलता है। यानी जैसे मैं बताऊं, अगर मैं का लिखूं और माँ लिखूं और अगर मैं यहाँ पे ला लिखती हूँ, ठीक है, अब ये स्वतंत्र है। क्या है बच्चों? स्वतंत्र। अब यही अगर मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ूंगी तो का मा ल होगा, यानी कि वर्ण होगा। अब मैं इसको अगर पढ़ूं का जमा माँ जमा ला, तो ये क्या बन जाएगा? कमल। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका क्या आ रहा है? एक अर्थ आ रहा है। तो ये क्या है हमारा? ये एक शब्द है। इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद देखिए वाक्य। वाक्य क्या होता है? जब हम किसी भी बात को बताने के लिए, शब्द का तो सिर्फ एक अर्थ होता है, ठीक है, लेकिन जैसे कमल 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 कीचड़ में खिलता है, वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो ये जो कमल का पूरा जो वाक्य है वो क्या होगा? वाक्य। अब पैराग्राफ बताइए। अब पैराग्राफ क्या होता है? जब हम किसी भी इंसिडेंट को बताते हैं या फिर किसी भी जगह पे हम कहाँ हैं वो सब बताएंगे, अपनी बातों को बताने के लिए बहुत सारे अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ का 10 का 12 का 15 का, वो क्या होता है? पैराग्राफ होता है। ठीक है, पैराग्राफ होता है। अब देखिए, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मैंने आपको शब्दांश बताया था कि शब्दांश क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे कु जमा पुत्र, ये देखिए ये क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? छोटे जो शब्दों के आगे लगकर परिवर्तन ला देते हैं। तो जब एक शब्द के साथ एक उपसर्ग लगता है तो वो क्या बना? शब्द बन गया, कुपुत्र बन गया। अनु जमा चर, अनुचर। सुंदर जमा था, सुंदरता। तो शब्द के साथ क्या लगा? उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? हमारा शब्दांश का एग्जाम्पल हो गया। शब्द का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कमल। वाक्य का एग्जाम्पल मैंने दिया कि राम घर जाता है या फिर कमल कीचड़ में खिलता है। ये क्या हो गया? हमारा वाक्य हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बात करें उपसर्ग और प्रत्यय की। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है कि जब शब्दांश, यानी कि देखिए, उपसर्ग होता है जब किसी भी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे, पुत्र, ठीक है, ये क्या है? शब्द। क्या? शब्द। जब किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्दांश जोड़ता है, जैसे शब्दांश मैंने ऊपर आपको समझाया, शब्दांश जोड़ता है। जैसे कु, किसी भी शब्द के आगे जब कोई शब्दांश जोड़ेगा और उसका एक नया शब्द का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? नया, जो उसको हम एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे कुपुत्र हो गया, यानी कि बुरा पुत्र। कुपुत्र जमा इसका बुरा पुत्र। जब हम किसी भी शब्दांश के आगे किसी भी शब्द के आगे कोई भी शब्दांश लगाते हैं, वो क्या बनता है? एक नया शब्द बनाता है। और इन्हीं शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, और ये तो हो गया हमारा उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जब हम किसी के पीछे, यानी कि किसी शब्द के पीछे, जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे हो गया सुंदर, सुंदर जमा ता। मेरा पेन ढंग से काम नहीं कर रहा शायद,
तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो जैसे सुंदर जमा ता, आगे देखिए सुंदर एक क्या है, शब्द है और ता उसके पीछे लगा है, ठीक है, प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कि पीछे। प्रत्यय जब एक शब्दांश ठीक है, जब किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन लाया, वो क्या बनेगा हमारा प्रत्यय, ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए, वे शब्द जिनका कोश ना हो लेकिन वो किसी के आगे या पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। ओके, अब आगे देखिए, तो यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी उपसर्ग प्रत्यय का, सिर्फ इसलिए ताकि आप शब्दांश का मतलब समझ सके। अब देखिए शब्द क्या होता है, शब्द होता है वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, ठीक है, वर्णों का वह समूह। अब वर्ण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे अर्थ निकालते हैं। जैसे कि अब इसी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। आगे हम अव्यय भी पढ़ेंगे, अव्यय के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन अभी हम शब्द में अंदर ये सब पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे क्या है, वाक्य। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वाक्य क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को बताने के लिए पूरा एक शब्द के अर्थों को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा वाक्य होता है। जैसे कि सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य जहाँ पे एक ही हमारा कर्ता हो या फिर कुछ एक नॉर्मल वाक्य हो। संयुक्त यहाँ पे दो वाक्य छुपे हो, जहाँ पे उसके अंदर हम संबंध यानी कि और का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी क्लासेस में। बस आप इतना याद रखिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चीज है, जैसे कि एग्जाम्स में कुछ वर्तनी भी हमारे आती है डीएसएसबी के, ठीक है, डीएसएसबी के एग्जाम या फिर मैं कहूँ को और भी जितने भी हिंदी के हमारे एग्जाम्स होंगे, यूपी टेट में जो भी हमारे होने वाले हैं, उसमें ये सब चीजें आएंगी, वर्तनी आएंगी, ठीक है। जैसे कि आशीर्वाद, तो ज्यादातर लोग आशीर्वाद को इस तरीके से लिखते हैं, जबकि हमें आशीर्वाद को लिखना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जो भी हम शाह फिर कुछ भी होता है रा, वो हम जब भी बोलते हैं, जैसे हो गया जैसे आशीर्वाद हो गया, इसमें रा ना हमेशा पीछे लगा जाता है, जहां पे आप उसकी ध्वनि सुनेंगे उसके अगले अक्षर पे लगाया, जैसे आशीर्वाद, ठीक है, वाद, आशीर्वाद, रा पहले आ रहा है और वाह बाद में आ रहा है, तो जो रा है ना, ये जो हम इसका जो चिन्ह लगाते हैं वो भी बाद में आएगा। अगर देखो आशीर्वाद को अगर मैं तोड़ना चाहूं, आशीर्वाद, ठीक है, तो आशीर्वाद में जो ये रा है ना, ये क्या आ रहा है, बाद में आएगा। ये इसका व्याकरण के नियम है कि जब भी रा आपको सुनाई देगा वो उसके बाद के अक्षर में लगेगा, ना कि इसके पहले अक्षर में। आप ध्यान रखिएगा, पेपर में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। आशीर्वाद अगर आप देख पा रहे हो, आशीर्वाद को हम इस तरीके से लिखेंगे। वो किस पे लिख रहे हैं, वा पे, ओके, ना कि हम उसे लिख रहे हैं शा पे, ठीक है। तो एग्जाम में हमें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो आज क्लास में मैं आपको बस इतना ही रखना चाहूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस कराना चाहूंगी।